ट्रांजिशन टू मेटाफेज। डाइकाइनेसिस को हम यहाँ पे दो चीज़ें कह सकते हैं, या तो हम उसको क्या कह सकते हैं हम लेट प्रोफेज, है ना, यहाँ पे वो चीज़ें होंगी जो लेट प्रोफेज में हुई थी। यहाँ पे मेरे माइटोटिक क्रोमोसोम, माइटोटिक स्पिंडल, एस्ट्रल रेस से ऐसी चीज़ें बनेंगी, स्पिंडल फॉर्मेशन होगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगा, ताकि इन होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो सके। और इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। मतलब इसके बाद अब मेरी मेटाफेज आने वाली है ना, प्रोफेज के बाद मेरी मेटाफेज आएगी, प्रोफेज 1 के बाद मेरी मेटाफेज 1 आएगी, तो इसके बाद मेरी कौन सी स्टेज शुरू होने वाली है, मेटाफेज। तो इसी वजह से डाइकाइनेसिस को कहा गया है कि डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंटेड एज द ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मतलब स्टार्टिंग टू मेटाफेज। अब हमारी स्टेज जो है वो है मेटाफेज। अब देखो यहाँ पास से जो मेरी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी मिलती जुलती होंगी मेरी माइटोटिक के स्टेजेस से। माइटोटिक के जो फेजेस थे, एम फेज है ना, मेरा मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उससे थोड़ी मिलती जुलती होंगी, कंप्लीटली नहीं होंगी लेकिन थोड़ी बहुत मिलती होंगी। यहाँ पे जो मेरा मियोसिस का एनाफेज है, मियोसिस 1 का जो मेरा एनाफेज 1 है वो थोड़ा सा अलग है, उसमें चीज़ें अलग हैं, ठीक है। अब पढ़ते मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या कह रहा है, अब देखो मेरे क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। तो प्रोफेज के अंदर मेरा क्या होगा, अब देखो प्रोफेज का जैसे ही नाम हो तो उसमें मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्रोमोसोम का कंडेंसेशन। क्रोमोसोम कंडेंस तो होंगे ही होंगे, ठीक है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन तो चलेगा ही चलेगा, वो कंडेंस होते रहेंगे। अब क्या कह रहा है, वो मेरे उनको सेपरेट होना है, मतलब उनको अलग होना है, ठीक है। अब ये जो मेरे डाइकाइनेसिस में जो क्रोमोसोम बने थे, अब इनको भी क्या करना है, दूर जाएंगे। अब ये दोनों मेरे क्या जाएंगे, अपोजिट पोल पे जाएंगे, है ना। इनको जो स्पिंडल फाइबर जो मेरा बना है ना, जो माइटोटिक अप्रेचर से मेरे जो स्पिंडल फाइबर बने वो उसको घसीटेंगे, दूर लेके जाएंगे। और पहले क्या करेंगे मेरे ये क्या करेंगे मेरे यहाँ पे पहले मेटाफेज पे अलाइन होंगे, मतलब मेटाफेज प्लेट आएगी, मतलब मेटाफेज जो है, मेटाफेज के अंदर क्या होगा, ये क्रोमोसोम मेरे ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे, बहुत पेयर्ड, ये एक पेयर्ड ऑफ क्रोमोसोम दिखाया गया, ऐसे कई पेयर्ड ऑफ क्रोमोसोम होंगे, तो वो एक मेटाफेज पर अलाइन हो जाएंगे। और जब वो सीधे एक अलाइनमेंट में चले जाएंगे, मतलब एक सीधे लाइन में अरेंज हो जाएंगे, तो उसके बाद मेरी जो एनाफेज आएगी उसमें क्या करेंगे, वो लोग सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो पहले ये क्या करेंगे, अलाइंड होंगे, है ना, लाइन में अरेंज्ड होंगे, उसके बाद सेपरेट करेंगे सारे होमोलॉगस क्रोमोसोम। कौन से होमोलॉगस क्रोमोसोम, अब यहाँ पे हम देखो, अब यहाँ पे मेरे होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या करने वाले हैं, सेपरेट करने वाले हैं। मतलब अब क्या करेंगे, मेटाफेज में वो अलाइन होंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन होंगे, ठीक है। तो मेटाफेज 1 में क्या होगा, द बाइवेलेंट क्रोमोसोम, ठीक है, जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम थे वो अलाइन होंगे, अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। देखो मेटाफेज में तो वही चीज़ें होने वाली हैं जो सिमिलर मेरा माइटोटिक मेटाफेज था, वही मेरा मियोसिस मेटाफेज भी है। द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, द माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल, है ना। अब मेरे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, मतलब जो स्पिंडल फाइबर हैं, वो कहाँ से निकलेंगे, अपोजिट पोल से। जो मेरे सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल जो मेरे अपोजिट पोल पे गए थे, है ना, वहाँ से मेरे क्या निकलेंगी, वहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेंगी, पोल्स ऑफ द स्पिंडल। और वो किससे जुड़ जाएंगी, स्पिंडल अटैच, मतलब जुड़ जाएंगी टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम के बीच में सेंट्रोमेयर होता है, सेंट्रोमेयर के दोनों तरफ काइनेटोकोर होता है। काइनेटोकोर को हमने बताया था पूरी अच्छी तरीके से कि काइनेटोकोर क्या करता है, स्पिंडल फाइबर से जुड़ता है, ठीक है। अभी काइनेटोकोर किसके है, मेरे होमोलॉगस क्रोमोसोम के। तो मेटाफेज में क्या हो रहा है, मेरे जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन होंगे, और माइक्रोट्यूब्यूल निकलेगी कहाँ से, अपोजिट पोल से, और वो जो कि ऑफ द स्पिंडल, और वो जुड़ जाएगी मेरी अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब नेक्स्ट स्टेज मेरी क्या है, एनाफेज 1, ठीक है। अब देखो एनाफेज को समझना बहुत ज़रूरी है। एनाफेज जो 1 है, प्रोफेज 1 की, इसमें कुछ चीज़ें मेरी डिसिमिलर होंगी। क्या होंगी देखते हैं। कह रहा है एनाफेज में अब मेरे सारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो गए हैं ना, वो सारे मेटाफेज में क्या हुए हैं, मेरे इक्वेटोरियल प्लेट पे सारे में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम थे, बाइवेलेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम, वो सारे एक लाइन में अरेंज्ड हो गए हैं। अब उनको अलग होना है। अब कह रहा है जो एनाफेज 1 होती है, द होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट, ठीक है। अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कौन से क्रोमोसोम अलग होते हैं, मेरे होमोलॉगस क्रोमोसोम। उस वाले मेटाफेज में जो मेरा एनाफेज था, वहाँ पे मेरे कौन से क्रोमोसोम, वहाँ पे सिंपली मेरे क्रोमोसोम मतलब वहाँ पे क्या होते थे, क्रोमेटिड सेपरेट होते थे, ठीक है। याद रखना, वहाँ पे मेरे क्रोमोसोम के जो क्या होते थे, क्रोमेटिड सेपरेट होते थे, लेकिन यहाँ मेरा पूरा होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है। एनाफेज 1 ऑफ दी, मतलब एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड एनाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, इन दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आना चाहिए। क्या है, एनाफेज 1 के अंदर मेरे होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग होते हैं, ठीक है। वहाँ पे मेरे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड अलग हो जाते थे, ठीक है। वहाँ पे क्या होते थे, मेरे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड अलग हो जाते थे। अब देखो हम क्रोमेटिड अलग होने के बाद, क्रोमेटिड अलग हो गया था वहाँ पे,
वहाँ पे क्रोमेटिड अलग हो गया था, तो उस क्रोमेटिड को हम क्या कह रहे थे, इंडिविजुअल क्रोमोजोम कह रहे थे, है ना। अब वो क्रोमोजोम कहलाएगा, वो क्रोमेटिड नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रोमेयर अलग हो गए हैं, सेंट्रोमेयर वहाँ पे सेपरेट हो गया था। तो जितने सेंट्रोमेयर उतने क्रोमोजोम, ठीक है, जितने सेंट्रोमेयर उतने क्रोमोजोम, जितने सेंट्रोमेयर होते उतने क्रोमोजोम होते हैं। बट वहाँ पे मेरे क्या हुए थे, क्रोमेटिड अलग हो गए थे और हम क्रोमेटिड को एक इंडिविजुअल क्रोमोजोम कहने लगे थे। क्यों? क्योंकि सेंट्रोमेयर भी मेरा सेपरेट हुआ था और जितने सेंट्रोमेयर होंगे उतने ही मेरे क्रोमोजोम होंगे। लेकिन एनाफेज के अंदर, एनाफेज में क्या हो रहा है मेरा, एनाफेज के अंदर मेरा जो होमोलगस क्रोमोजोम है वो सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। एनाफेज के अंदर मेरे क्रोमेटिड अलग नहीं हो रहे, मेरे एनाफेज के अंदर मेरे क्रोमोजोम अलग हो रहे हैं। तो क्रोमोजोम अलग हुए, और एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे मेरे सेंट्रोमेयर डिवाइड नहीं करेंगे, मतलब सेंट्रोमेयर मेरे अलग नहीं होंगे, उनका स्प्लिटन नहीं होगा। अब मेरे सेंट्रोमेयर नहीं अलग हुए हैं तो मेरा क्रोमोजोम पूरा अलग हो चुका है, ठीक है। द होमोलगस क्रोमोजोम सेपरेट हो गए, ये मेन डिफरेंस है। विद वाइल सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर्स, ठीक है। एनाफेज 1 में क्या होगा, जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं, जो होमोलगस क्रोमोजोम में मेरी सिस्टर क्रोमेटिड तो रहेंगी, है ना। अभी क्रोमोजोम मेरा जो था होमोलगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम, तो उसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड होंगी, वो अभी भी मेरी जुड़ी हुई हैं, किससे, सेंट्रोमेयर से एसोसिएटेड, मतलब जुड़ी हुई हैं एट देयर सेंट्रोमेयर्स। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है। वहाँ पे एनाफेज में क्या हुआ था, एम फेज के एनाफेज में, जो माइटोसिस एनाफेज था, वहाँ पे मेरे सेंट्रोमेयर अलग हो गए थे, मतलब सिस्टर क्रोमेटिड वहाँ पे अलग हो गई थी, और उस सिस्टर क्रोमेटिड को हम इंडिविजुअल क्रोमोजोम कहने लगे थे, या उनको हम डॉटर क्रोमोजोम कहने लगे थे। लेकिन यहाँ पे मेरा पूरा होमोलगस क्रोमोजोम अलग हुआ है। क्रोमोजोम की जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो बीच से टूटी नहीं है, वो अलग नहीं हुई है, ठीक है, वो अभी भी जुड़ी हुई है, एसोसिएटेड है एट देयर सेंट्रोमेयर, वो अपने सेंट्रोमेयर से अभी भी जुड़ी हुई हैं, ठीक है। बिकॉज सेंट्रोमेयर स्प्लिट नहीं करे। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों मेरे जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो मेरी रिमेन एसोसिएटेड है, मतलब वो जुड़ी हुई हैं, वो सेपरेट नहीं हुई है। क्यों? तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा, बिकॉज सेंट्रोमेयर स्प्लिट नहीं हुए हैं, है ना। बिकॉज सेंट्रोमेयर स्प्लिटेशन इट्स नॉट अकर। तो असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन गया। यहाँ से एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन आप खुद ही बना लिया कि वाइल द सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड देयर सेंट्रोमेयर, और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये मेरा सपोज अगर असर्शन हो गया तो रीजन में क्या दे देंगे आप, बिकॉज सेंट्रोमेयर स्प्लिटेशन इज नॉट अकर, है ना। तो असर्शन रीजन बन गया, तो बोथ आर करेक्ट एंड असर्शन रीजन आर बोथ करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन में क्या, तो ये इंपॉर्टेंट समझ में आया कि एनाफेज 1 में क्या डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे होमोलगस क्रोमोजोम अलग हो रहे हैं और सिस्टर क्रोमेटिड मेरी अभी तक जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमेयर अलग नहीं हुआ है। तो ये डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रोमेयर मेरा स्प्लिट नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हम डिफरेंस देखें तो मेरा जो माइटोटिक एनाफेज था, मतलब जो माइटोटिक फेज का एनाफेज था, उसमें क्या हो रहा था, उसमें देखिए, उसमें मेरा ये क्रोमोजोम था, तो क्रोमोजोम से ये दोनों पोल से मेरे क्या जुड़े हुए थे, यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए थे, तो वो क्रोमोजोम की क्रोमेटिड को घसीट करके अलग अलग ले गए थे, है ना। और यहाँ पे अगर क्रोमोजोम का क्रोमेटिड अलग हुआ मतलब सेंट्रोमेयर भी अलग हुआ, तो सेंट्रोमेयर भी डिवाइड कर गए, मतलब स्प्लिट कर गए थे, और मेरे जो मतलब जो यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड थी वो भी सेपरेट कर गई थी। तो इन इंडिविजुअल क्रोमोजोम को हम क्या कह रहे थे, इट इज़ द डॉटर क्रोमोजोम। लेकिन ये किसका है, ये मेरा माइटोटिक एनाफेज है, ठीक है। मियोसिस, जो मेरा मियोटिक एनाफेज था, मियोटिक मतलब जो मियोसिस एनाफेज था, मियोसिस 1 का जो एनाफेज 1 था, उसमें क्या हुए थे, मेरे जो होमोलगस क्रोमोजोम है, मेरे जो होमोलगस क्रोमोजोम है वही मेरे अलग हो गए, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो अभी भी क्या है, जुड़ी हुई है, इसके अंदर भी जुड़ी है, इसके अंदर भी जुड़ी है। सिस्टर क्रोमेटिड एसोसिएटेड एंड सेंट्रोमेयर नॉट सेपरेट, ठीक है। सेंट्रोमेयर अलग नहीं हुए, होमोलगस क्रोमोजोम स्प्लिट करे हैं, मतलब दोनों अलग अलग गए हैं। तो दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आ रहा है, मियोटिक एनाफेज और माइटोटिक एनाफेज, इन दोनों के अंदर मेन डिफरेंस यही है, ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज मेरी है टीलोफेज 1। मेटाफेज 1 हो गई मेरी, एनाफेज 1 हो गई, अब मेरी टीलोफेज 1। अब टीलोफेज 1 को हम पढ़ते हैं। कह रहा है टीलोफेज 1 द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपेयर। अब देखो पिछला याद करो, देखो एनाफेज अलग था, अब मेरी चीज़ें थोड़ी सी सिमिलर होंगी। देखो टीलोफेज को हम क्या कह सकते हैं, टीलोफेज को हमने कहा था, एम फेज वाला याद करो, मियोटिक जो माइटोटिक फेज था हमारा, वहाँ पे तो टीलोफेज को क्या कहा गया है, टीलोफेज इज द रिवर्स ऑफ टू द प्रोफेज ऑफ डाइकाइनेसिस स्टेज, है ना। इसको कहा गया है रिवर्स ऑफ प्रोफेज टू द डाइकाइनेसिस स्टेज, मतलब टीलोफेज क्या है, रिवर्स ऑफ प्रोफेज है। जो चीज़ प्रोफेज में हुई थी उसका उल्टा क्या होगा, उसका उल्टा मेरा क्या होगा,
टीलोफेज में होगा। मतलब जो प्रोफेज के डाइकाइनेसिस में चीज़ें हुई थी उसका ही क्या होगा, उल्टा मेरा टीलोफेज में होगा। डाइकाइनेसिस में मेरी कौन कौन सी चीज़ें हुई थी, यहाँ पे मेरी हुई थी, जैसे कि डाइकाइनेसिस के अंदर मेरा क्या हुआ था, डाइकाइनेसिस के अंदर मेरा जो न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुए थे, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हुई थी, उसके साथ जो अटैच्ड मेरे ऑर्गेनल थे वो गायब हो गए थे, और मेरा क्रोमोसोम का सेपरेशन के लिए स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हुआ था। अब इसका उल्टा होगा, ये सारी चीज़ें क्या होगी, मतलब डिसअपियर के बाद क्या होंगी, वो रिफॉर्म होंगी। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप बनेगा, न्यूक्लियोलस बनेगा, सारे ऑर्गेनल बनेंगे, सब रिफॉर्म होगा, है ना। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के में क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे चीज़ें रिवर्स होंगी, इसी वजह से टीलोफेज को क्या कहा गया है, रिवर्स ऑफ द प्रोफेज वन ऑफ द डाइकाइनेसिस स्टेज, है ना। जो डाइकाइनेसिस में हुई थी, प्रोफेज के डाइकाइनेसिस चीज में हुई थी, वो मेरी यहाँ पे उल्टी होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस रीअपेयर, है ना। वहाँ पे न्यूक्लियस डाइकाइनेसिस में क्या हुआ था, मेरा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था गायब हुआ गया था, न्यूक्लियोलस मेरा गायब हो गया था। अब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन जाएगी और न्यूक्लियोलस भी रिफॉर्म हो जाएगा, रीअपेयर हो जाएगा। मेरा न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाएगा, दोबारा बन जाएगा। रिफॉर्म का मतलब रीअपेयर, मतलब फिर से दिखने लगेगा, है ना। वो डिसअपेयर हो गया था, मतलब वो दिख नहीं रहा था, अब यह क्या होगा, रीअपेयर होगा। अब क्या होगी मेरी टीलोफेज में, साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड, ठीक है। अब जो टीलोफेज होगा वो किसको फॉलो करेगा, साइटोकाइनेसिस को। फॉलोड बाय का मतलब होता है फॉलो करता है। टीलोफेज के बाद क्या आएगी, मेरी साइटोकाइनेसिस आएगी। मतलब टीलोफेज के बाद सारी चीज़ें मेरी प्रॉपर हो गई, मतलब प्रोफेज के बाद मेरा मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस। अब मेरी जो सेल होगी, जो बेसिकली जो गैमीट होगा, वो दो पार्ट्स में 2 गैमीट बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से मेरे 2 गैमीट बन जाएंगे, लेकिन ये फिर से किस में एंटर करेगी, मेरी मियोसिस 2 में, क्योंकि अभी मुझे 2 गैमीट नहीं चाहिए। अगर मैं मियोसिस की बात करूँ तो मिलियंस ऑफ गैमीट बॉडी के अंदर बनते हैं, मिलियंस ऑफ गैमीट बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। तो मेरी मियोसिस 1 से मियोसिस 2 ऐसे फर्दर चलता रहता है, मेरा मियोसिस साइकिल मेरी चलती रहती है ना। तो कई सारे गैमीट्स बनाने हैं, तो मियोसिस 2 भी होगी, मतलब 2 से 4 बनेंगी मेरी। तो यहाँ पे कह रहा है द साइटोकाइनेसिस इसके बाद होगी टीलोफेज के बाद, तो साइटोकाइनेसिस फॉलोज करेगा टीलोफेज, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ डायाड ऑफ सेल्स। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब मेरी टीलोफेज में क्या होंगी, मेरी क्या बनेंगी। अब देखो जब वहाँ पे क्या हुई थी, मेरे देखो टीलोफेज में जब मेरे जो क्रोमोसोम थे, अब ये मेरे देखो यहाँ पे क्या होंगे, एनाफेज में मेरे एनाफेज के अंदर ये अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, है ना। एनाफेज के अंदर जो स्पिंडल फाइबर होगा वो उसको घसीट के क्या ले जाएगा, अपोजिट पोल पे ले जाएगा। अब वो दोनों अपोजिट पोल पे ले गए, जैसे कि एनाफेज को हम देखते हैं। अब एनाफेज 1 पे मेरे ये अपोजिट पोल पे चले गए, जो मेरे होमोलगस क्रोमोसोम थे वो दोनों अपोजिट पोल पे चले गए। अब टीलोफेज 1 जो होगी उसमें क्या होगा, यहाँ पे देखो न्यूक्लियर एनवेलप हमें कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है। अब इसके चारों तरफ मुझे न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगी, मतलब इसके न्यूक्लियोलस रिफॉर्म हो जाएगा, रीअपेयर होगा, दिखने लगेगा। अब एनाफेज में ये दोनों अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, तो इसके चारों तरफ क्या दिखने लगेगी मुझे, इसके चारों तरफ जब अपोजिट पोल पे मेरे होमोलगस क्रोमोसोम जाएंगे तो उनके चारों तरफ मेरी न्यूक्लियर एनवेलप भी तो बनेगी, है ना। न्यूक्लियर एनवेलप बनने लगेगी, तो एक सेल में मुझे 2 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, है ना। सिंपल सा, जैसे वैसे वहाँ हुआ था वैसे ही सिमिलर यहाँ होगा। एक सेल के अंदर मुझे क्या दो देखने को मिलेंगे, है ना। एक सेल में मुझे क्या देखने को, 2 न्यूक्लियस के देखने को मिलेंगे। उसके बाद टीलोफेज 1 के अंदर मेरे इसके चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस रिफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होंगे, मेरे डायाड ऑफ सेल्स बन जाएंगे, है ना। डायाड ऑफ सेल्स का मतलब होता है 2 न्यू सेल्स हैविंग हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी ये जो मेरी डिप्लॉइड सेल थी, देखिए प्रोफेज 1 में मेरी डिप्लॉइड सेल्स थी, अब मेटाफेज 1 में भी मेरी डिप्लॉइड हुई, ठीक है। हैप्लॉइड कब होंगी, जब क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे, ठीक है। क्रोमोसोम अलग हो गए, तो मेरे यहाँ पे 46 क्रोमोसोम सपोज थे ह्यूमन की अगर बात करें, तो अब यहाँ पे अलग हो गए, ऊपर चले गए 23 और नीचे चले गए 23। अब दोनों सेल अलग हो गई, ये भी हैप्लॉइड हो गई, है ना। फेज 1 में भी मेरी हैप्लॉइड सेल बन गई और टीलोफेज 1 में भी मेरी 2 हैप्लॉइड सेल्स बन गई, ठीक है। इसके बाद मतलब यहाँ बीच में क्या होगा, एनाफेज 1 टीलोफेज 1 के बीच में मेरा साइटोकाइनेसिस होगा, है ना। टीलोफेज 1 जो होगा किसको फॉलो करेगा, फॉलोअर्स बाय किसको करेगा, साइटोकाइनेसिस को। तो यहाँ बीच में मेरी क्या हो गई, साइटोकाइनेसिस हो गई। तो यहाँ 2 मेरी हैप्लॉइड गैमीट बन चुकी हैं, है ना। तो इनको हम क्या कहेंगे, 2 न्यू सेल्स, 2 न्यू सेल्स बनी, 2 डॉटर सेल्स बनी, लेकिन क्या कंटेन कर रही हैं वो, हैविंग हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, है ना। यहाँ पे जो उनके पास न्यूक्लियस है, नई सेल जो मेरी जनरेट हुई है, नई गैमीट सेल्स, नई डॉटर सेल जो बनी, उनके पास हैविंग हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, उनके पास हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, और इन्हीं को हम क्या करें, डायाड ऑफ सेल्स। डायाड ऑफ सेल्स का मतलब कुछ नहीं, डायाड मतलब 2 होते हैं, तो 2 सेल्स जो मेरी बनी है उनके पास है मेरे पास 2 न्यू सेल्स हैविंग हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, ठीक है। तो वही मेरी एनसीईआरटी यहाँ पे क्या कह रही है,
कि मेरी टीलोफेज के अंदर क्या होगा, टीलोफेज में मेरा जो साइटोकाइनेसिस होगा फॉलोअर्स एंड, ठीक है, साइटोकाइनेसिस फॉलोअर्स करेगा। अब देखो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस फॉलोअर्स कर रहा है टीलोफेज को, ठीक है, मेरा मतलब एनाफेज 1 और टीलोफेज के बीच में मेरी साइटोकाइनेसिस हुई थी, इसके बाद मेरी साइटोकाइनेसिस हो गई, देन मेरी टीलोफेज 1, तो साइटोकाइनेसिस फॉलोअर्स टीलोफेज, है ना। एंड दिस इज कॉल्ड द एज अ डायड ऑफ सेल्स, और यहाँ पे क्या बन गए मेरे डायड ऑफ सेल्स का मतलब 2 न्यू सेल्स बन चुके हैं जिनके पास क्या हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है। ऑल दो, अब देखो यहाँ से ये जो लाइन है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रही है ऑल दो इन मैनी केसेस द क्रोमोजोम डू अंडरगो सम डिस्पर्शन। डिस्पर्शन की मीनिंग लिख लीजिए, डिस्पर्शन का मतलब होता है बिकम्स थिन, है ना, इसका मतलब लिख लीजिए बिकम्स थिन, मतलब पतला होना, डिस्पर्शन का मतलब पतला होना। इसका मतलब क्या, इसका मीनिंग लिख ली, इसका मतलब क्या कह रही है एनसीईआरटी, इस लाइन को समझो। कह रही है अब देखो हम बात कर रहे हैं प्रोफेज की, तो प्रोफेज के अंदर अगर मेरा क्रोमोजोम आएगा तो उसका कंडेंसेशन तो होगा ही होगा, है ना, मतलब वो क्रोमेटिन से क्रोमोजोम में बदल रहा है तो उसका कंडेंसेशन तो चल ही रहा है ना, कंडेंसेशन चल रहा है मतलब मेरा क्रोमोजोम तो थिन हो ही रहा है। अब समझो मेरा एम फेज जो मियोटिक जो मेरा माइटोटिक फेज था उसमें प्रोफेज एक बार आई थी, मतलब क्रोमोजोम का कंडेंसेशन एक बार हुआ था, तो वो एक बार थिन हुआ था, एक बार उसकी थिनिंग हुई थी। लेकिन जो मियोसिस 1 है ना, मियोसिस 1 के अंदर एक बार प्रोफेज 1 आएगा, फिर मेरे पास जब यहाँ पे जो मतलब इसकी थिनिंग होगी, मतलब यहाँ पे क्या होगा जब मेरा प्रोफेज 1 के अंदर जब वो प्रोफेज 1 में एंटर करा होगा तो क्रोमोजोम की कंडेंसेशन होगा, मतलब उसकी थिनिंग हुई होगी, और फिर वो दोबारा जब मियोसिस 2 में जाएगा तो फिर वो प्रोफेज 2 के अंदर जाएगा, और प्रोफेज 2 के अंदर जाना का मतलब क्या है, फिर से क्रोमोजोम की, मतलब वो क्रोमोजोम कंडेंस हुआ था लेकिन फिर से और कंडेंस होगा, मतलब उसकी और थिनिंग होगी, है ना, और थिनिंग होगी तो ज़्यादा थिनिंग होगी। बट ये जो हमने बताया और थिनिंग होगी, इस लाइन का मतलब समझो, और थिनिंग होगी लेकिन सब केसेस में नहीं, है ना। कह रही है एनसीईआरटी कि ऐसा होगा, क्रोमोजोम की थिनिंग होगी लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में नहीं, मतलब कुछ क्रोमोजोम थिन हो, मतलब उनकी थिनिंग होगी, वो डिस्पर्जन करेंगे, और कुछ होंगे वो डिस्पर्स नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पे कुछ डिस्पर्स करेंगे और कुछ डिस्पर्स नहीं करेंगे, मतलब ज़रूरी ही नहीं है कि जो मियोसिस 2 में कुछ ज़्यादातर क्रोमोजोम जो होंगे वो मियोसिस 2 में आएंगे, फिर प्रोफेज 2 में आएंगे तो उनका थिनिंग होगी, मतलब वो ज़्यादा थिन होंगे, उनका डिस्पर्जन होगा, लेकिन ज़्यादातर में नहीं होगा, सब में, है ना, कुछ में होगा कुछ में नहीं होगा। इस वही लाइन कह रही है हमने कि ऑल्दो इन मेनी केसेस द क्रोमोजोम, मैनी मतलब ज़्यादातर केसेस में हमें देखने को मिलेगा डिस्पर्शन, ठीक है, ऑल्दो इन मैनी केसेस द क्रोमोजोम डू अंडरगो, डू का मतलब करेंगे, मेरे जो क्रोमोजोम है वो करेंगे, डू अंडरगो सम डिस्पर्शन का मतलब क्या है, वो उनकी थिनिंग होगी, है ना, उनकी क्या होगी, उनका उनका थिनिंग होगा, डिस्पर्शन का मतलब बिकम्स थिन होंगे। दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ द इंटरफेस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब क्या है, मतलब क्रोमोजोम की थिनिंग तो होगी, अब जब वो प्रोफेज 1 में आएंगे और टीलोफेज 1 के बाद वो फिर से मियोसिस 2 के प्रोफेज 2 में जाने वाले हैं, मतलब उनकी मैनी केसेस द क्रोमोजोम टू अंडरगो द सम डिस्पर्शन, ज़्यादातर केसेस में क्रोमोजोम का डिस्पर्शन होगा लेकिन वो थिन तो होंगे, लेकिन इतने थिन नहीं होंगे जैसे इंटरफेस न्यूक्लियस का था, है ना। एनसीईआरटी की कह रही है कि वो थिन तो होंगे, सम डिस्पर्शन मतलब थोड़ा बहुत डिस्पर्शन उनमें होगा, लेकिन दे डू नॉट रीच, मतलब वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, मतलब उनकी जो थिनिंग है, उनका जो पतलापन है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट का मतलब है बहुत ज़्यादा थिन स्टेट, मतलब क्रोमोजोम की एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सटेंडेड का मतलब होता है थिन, पतली स्टेट, इतनी ज़्यादा पतली स्टेट नहीं पहुँच पाएंगे ऑफ द, जैसे कि इंटरफेस न्यूक्लियस, जैसे इंटरफेस न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो इंटरफेस न्यूक्लियस के अंदर मेरा जो एस फेज आता था, जीवन के बाद एस, तो एस फेज में क्या होती थी, मेरे क्रोमोजोम की कॉपीज़ बनती थी, है ना, डीएनए का रेप्लिकेशन होता था और वहाँ पे क्रोमेटिन मतलब क्रोमेटिन के फॉर्म में होता था, तो इंटरफेस न्यूक्लियस के अंदर मेरा क्या होता था, एक्सटेंडेड स्टेट में, एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट में मेरा क्रोमोजोम पाया जाता है वहाँ पे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उसकी कॉपीज़ बनी है, उसका रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए डबल हो रहा है, कंटेंट उसका ज़्यादा हो रहा है, तो एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट में पाया जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, मेरा उसका डिस्पर्शन तो होगा लेकिन इंटरफेस न्यूक्लियस की तरह नहीं होगा, है ना, इतना एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड नहीं होगा लेकिन होगा। तो इस लाइन का समझ में आया, इस लाइन का मतलब क्या है, द स्टेज बिटवीन द टू माइटोटिक। अब इसको थोड़ा सा और कर लो, समझ लो क्या कह रहा है यहाँ पे मेरा, अब जैसे कि यहाँ पे इसको समझो, कह रहा है यहाँ पे
जैसे इस लाइन का मतलब समझो। देखो सबसे पहले इंटरफेस, ठीक है। तो इंटरफेस में जब मेरी वो जो गैमीट सेल जो स्पेशलाइज्ड सेल्स की, अभी मियोसिस की बात करें, तो जब वो इंटरफेस में आएगी तो G1 में जाएगी, S में जाएगी, G2 में जाएगी। यहाँ पे क्या होती है, कॉपी ऑफ DNA, है ना। DNA की कॉपी बनती है, मतलब यहाँ पे मेरा DNA बहुत ज़्यादा थिन है, मतलब एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट पे है। उसके बाद क्या जाएगी, मेरी जो वो सेल होगी वो मियोसिस 1 करेगी। मियोसिस 1 के में प्रोफेज 1 में जाएगी। तो प्रोफेज 1 में क्या होगा, उनके उनके अंदर क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, मतलब क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनेगा। मतलब क्रोमोसोम कंडेंसेशन का मतलब होगा थिन होगा, है ना। क्रोमोसोम पतला होगा, मतलब उसका डिस्पर्जन होगा, ठीक है, डिस्पर्जन होगा। अब फिर से जब वो प्रोफेज 1 से प्रोफेज मियोसिस 2 में जाएगी, तो मियोसिस 2 से फिर से उसके प्रोफेज 2 में जाएगी, तो उसका अगेन दोबारा कंडेंसेशन होगा। प्रोफेज में तो कंडेंसेशन होना ही होना है। तो वो प्रोफेज 1 में गई तो उसका कंडेंसेशन हुआ, मतलब वो बिकम्स थिन हुई। और जब वो मियोसिस 2 के प्रोफेज 2 में गई तो फिर से उसका अगेन कंडेंसेशन हुआ, मतलब वो दोबारा क्या हुई, बिकम्स थिन, है ना। थिन होगी, अगेन थिन होगी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है लेकिन ये इतनी भी थिन नहीं होगी जैसे इंटरफेस न्यूक्लियस का है, क्योंकि इंटरफेस न्यूक्लियस का जो मेरा यहाँ पे होगा, और जो ये मेरा थिनिंग होगी मतलब डिस्पर्जन होगा, वो सम केसेस में होगा। बट सम केसेस, है ना, बहुत सारे केसेस में क्रोमोसोम थिन होगा और बहुत सारे केसेस में क्रोमोसोम थिन नहीं होगा, ठीक है। मतलब बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे, मियोसिस के कई सारे केसेस होंगे, तो उसके अंदर कुछ केसेस होंगे जहाँ पे मेरे क्रोमोसोम का थिनिंग बहुत ज़्यादा होगी, और कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे क्रोमोसोम की थिनिंग इतनी नहीं होगी, मतलब प्रोफेज में 2 में जाने पर तो इतने थिन नहीं करेंगे। लेकिन वो इतने भी अगर वो उनके अंदर थिनिंग होगी सम केसेस में, तो वो इतने भी थिन नहीं होंगे जैसे इंटरफेस न्यूक्लियस था। इंटरफेस न्यूक्लियस के अंदर मेरा जो क्रोमोसोम होता है वो एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट में होता है। अब देखो डायाड सेल्स हमने क्या पढ़े थे कि यहाँ पे टीलोफेज के बाद जो मेरे डायाड सेल्स बनेंगे, जिनके बाद 2 न्यू सेल्स हैवी हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, तो उनकी प्लॉइडी कितनी होगी। प्लॉइडी का मतलब होता है कि वो हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, तो उनकी प्लॉइडी n नंबर होगी, ठीक है। प्लॉइडी का मतलब होता है कि वो डिप्लॉइड है, 2n है कि n है। तो प्लॉइडी यहाँ पे डायाड सेल्स की अगर क्वेश्चन है कि डायाड सेल्स की प्लॉइडी कितनी होगी, तो डायाड सेल की प्लॉइडी कितनी होगी, n होगी, मतलब 23 क्रोमोसोम होंगे उसमें। अब देखो टीलोफेज क्या कह रहा है कि ऑल्दो इन मेनी केसेस द क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्जन, ठीक है, दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ द इंटरफेस न्यूक्लियस। अब क्या कह रहा है, द स्टेज बिटवीन द 2 माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस, ठीक है। जैसे हमने पीछे बताया था कि जब मेरी मियोसिस 1 होगी और मियोसिस 2 होगी, तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में क्या होगा, एक स्टेज आएगी जिसको हम क्या कहेंगे, इंटरकाइनेसिस, है ना। इंटरकाइनेसिस होगी। तो इंटरकाइनेसिस क्या है, मेरी इंटरकाइनेसिस जो है वो शॉर्ट लिव्ड है, मतलब बहुत छोटी सी है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस का मतलब है कि जब देखो सेल जब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, मतलब 2 गैमीट बन गए हैं, अब उससे 4 गैमीट बनने हैं, तो 4 गैमीट बनने के लिए वो बीच में रेस्ट करेगी, वो 2 सेल्स क्या करेंगी, इंटरकाइनेसिस में आएंगी, मतलब वो छोटी सी शॉर्ट लिव्ड होगी स्टेज, ठीक है। तो इंटरकाइनेसिस होगी, मतलब जो मियोसिस 1 हुई थी और मियोसिस 2, तो मियोसिस 1 मियोसिस 2 के बीच में एक स्टेज आएगी जिसको कहेंगे इंटरकाइनेसिस। और इंटरकाइनेसिस थोड़ी ही देर के लिए होगी, शॉर्ट लिव्ड होगी। कह रही है इंटरकाइनेसिस एंड इज जनरली शॉर्ट लिव्ड, है ना, ये छोटी होगी। एंड देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब देखो यहाँ पे कोई कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, देयर इज नो रेप्लिकेशन, यहाँ पे कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस, है ना। इंटरकाइनेसिस में मेरा कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोइड बाय द प्रोफेज 2। क्या कह रही है एनसीईआरटी की लाइन, इंटरकाइनेसिस किसको फॉलोइड करेगी, फॉलोइड का मतलब होता है, फॉलोइड बाय का मतलब होता है उसके बाद आने वाली स्टेज। तो इंटरकाइनेसिस इज फॉलोइड बाय द प्रोफेज 2, ठीक है। वो किसको, मतलब इंटरकाइनेसिस के बाद मेरी कौन सी स्टेज आने वाली, प्रोफेज 2 आएगी, है ना। मतलब मियोसिस 2 आएगी ना, तो मियोसिस 2 हम क्यों कहेंगे, मियोसिस 2 का मतलब है प्रोफेज 2 आने वाली, मियोसिस 2 की मेरी प्रोफेज 2, है ना, प्रोफेज 2 स्टेज आएगी। तो इंटरकाइनेसिस के बाद मेरी प्रोफेज 2 आने वाली है, सेल कहाँ जाने वाली, मेरी प्रोफेज 2 में जाने वाली है। तो इंटरकाइनेसिस इज फॉलोइड बाय द प्रोफेज 2, ठीक है। अ मच सिंपलर प्रोफेज देन द प्रोफेज 1, ठीक है। क्या कह रहा है, जो इंटरकाइनेसिस है वो मेरा बहुत सिंपल होगा एज कम्पेयर टू द प्रोफेज 1, ठीक है। प्रोफेज 1 मतलब जो मेरा प्रोफेज 2 होगा वो बहुत सिंपल होगा एज अ प्रोफेज 1 से। सॉरी, जो इंटरकाइनेसिस नहीं, इंटरकाइनेसिस फॉलो कर रही है मेरी प्रोफेज 2 को, और जो एनसीईआरटी कह रही है जो प्रोफेज 2 होगा, अब जो हम लोग प्रोफेज 2 पढ़ने वाले वो बहुत सिंपल है ना, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्रोफेज 1 मेरा बहुत कॉम्प्लेक्स था, उसके अंदर 5 फर्दर स्टेजेस थी, ठीक है। लेकिन प्रोफेज 2 मेरा बहुत ईजी है, प्रोफेज 2 बिल्कुल सिमिलर, अब सारी चीज़ें सिमिलर होने वाली है। अब मेरा चैप्टर एंड पर है, ठीक है। अब सारी चीज़ें हमें, जो मेन डिफिकल्ट पार्ट था उनको तो हमने निपटा लिया। इंटरकाइनेसिस फॉलोड बाय द प्रोफेज 2, अ मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 से ये बहुत सिंपल है,
ठीक है। अब मेरा क्या शुरू होने वाला है, मियोसिस टू शुरू होने वाला है। अब देखो मियोसिस टू को पढ़ने से पहले हम ये पूरा डायग्राम समझ लेते हैं, ठीक है। क्या कहानी हमने अब तक के पढ़ी, हमने कहानी शुरू करी थी प्रोफेज वन से, मतलब जो मेरी एक डिप्लॉयड स्पेशलाइज्ड सेल, ये कौन सी सेल थी, स्पेशलाइज्ड। फॉर एग्जांपल हम ओगोनिया लेके चलते हैं, एक स्पर्मेटोगोनिया होगी एक ओगोनिया होगी। तो स्पर्मेटोगोनिया मेरी इंटर करी प्रोफेज वन में, उसके पास था होमोलगस क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पे मेरा हुआ था कंडेंसेशन होता है, ठीक है। प्रोफेज होगा तो कंडेंसेशन होगा, मतलब क्रोमेटिन से क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा। अब प्रोफेज वन के बाद मेरी जो ये स्पेशलाइज पर जो ओगोनिया थी वो किस में गई, मेरी मेटाफेज वन में। मेटाफेज वन में गई तो वो एक इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो गई, है ना, इस तरीके से अलाइन हो गई। अब यहाँ पे मेरे जो क्रोमोसोम थे वो अलाइन हो गए, होमोलगस क्रोमोसोम। अब मेरी जो ओगोनिया थी, हम एक स्पेशलाइज्ड सेल फॉर एग्जांपल लेके चले कि स्पेशलाइज्ड सेल ही तो होगी जो आगे जाके गैमीट बनाएगी, जिसके अंदर मियोसिस होगा। तो वो स्पेशलाइज्ड सेल फॉर एग्जांपल ओगोनिया मेरी एनाफेज वन में गई। अब जो ये ओगोनिया है, अब एनाफेज वन में क्या होगा, ये दोनों ही मेरे जो होमोलगस क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल पे जाएंगे, मतलब ये एक ऊपर चला गया एक नीचे चला गया, कौन, होमोलगस क्रोमोसोम, है ना। एनाफेज वन में होमोलगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा। अब ये मेरी एन नंबर की बन गई, अभी एन नंबर की यहाँ पे बनेगी, ठीक है। अब ये बीच में इनका क्या होगा, यहाँ पे बीच में मेरी साइटोकाइनेसिस होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा फरो फॉर्मेशन होगा अगर एनिमल सेल है, और अगर मेरा सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा अगर प्लांट सेल है। देखो साइटोकाइनेसिस बिल्कुल सेम होगी, साइटोकाइनेसिस जैसे हमने वहाँ पढ़ा था वैसे ही सिमिलर होगी। अगर एनिमल है तो फरो फॉर्मेशन, अगर प्लांट है तो सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो यहाँ से बीच से डिवाइड हो जाएगी, और उसके बाद दो सेल्स, मतलब टीलोफेज वन में क्या होगा, यहाँ पे जो मेरी स्पेशलाइज्ड सेल थी वो टीलोफेज वन में जाएगी, तो मेरी दो डायार सेल्स बन जाएंगी, जिसके बाद क्या होगा, टू न्यू सेल्स हैविंग हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। और इसके बाद क्या करेगी, इसके बाद जो होगी मेरी सेल्स कहाँ जाएगी, नाउ दीज सेल्स इंटर इनटू द मियोटिक टू, है ना। अब कहाँ जाने वाली है, जो दोनों सेल्स हैं मेरी ये जाएंगी मेरी मियोसिस सेकंड में, मियोटिक सेकंड के अंदर इंटर करेंगी। अब मेरी मियोसिस टू होगी, मियोसिस टू सेम लाइक माइटोसिस, है ना। जो मियोसिस टू होगी वो बिल्कुल किसकी तरीके की होगी, माइटोसिस की जैसी होगी। अब मियोसिस टू में जितने भी फेजेस आएंगे वो मेरे माइटोसिस के जैसे होंगे, ठीक है। अगेन अब देखो मियोसिस सेकंड के अंदर मेरा सबसे पहले प्रोफेज सेकंड होगी। अब मेरी सेल कहाँ इंटर करेगी, प्रोफेज सेकंड में इंटर करेगी। प्रोफेज सेकंड के अंदर फिर से अगेन कंडेंसेशन होगा, ठीक है। प्रोफेज सेकंड में मेरा क्या होगा, दोबारा कंडेंसेशन होगा। प्रोफेज का मतलब ही है कि यहाँ पे कंडेंसेशन तो होगा ही होगा। अब क्या कह रहा है, प्रोफेज सेकंड में मियोसिस सेकंड इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइन। क्या कह रहा है, मियोसिस सेकंड इज इनिशिएटेड, मतलब जो मियोसिस सेकंड होगी, इनिशिएटेड का मतलब शुरू होगी, इमीडिएटली मतलब अचानक से, इमीडिएटली आफ्टर के मतलब बाद साइटोकाइनेसिस, है ना। साइटोकाइनेसिस के बाद मेरी क्या होगी, मियोसिस सेकंड शुरू होगी, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुली इलोंगेटेड, है ना। क्या कह रहा है कि यूजुअली कब शुरू होगी, यूजुअली बिफोर मतलब पहले, द क्रोमोसोम हैव फुली इलोंगेटेड, मतलब क्रोमोसोम के पूरी तरीके से इलोंगेटेड होने, पूरी तरीके से कंडेंस्ड, इलोंगेटेड या कंडेंस होने से पहले ही जो मेरी मियोसिस टू है वो शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो प्रोफेज टू में फिर से कंडेंसेशन होगा, मेरा क्रोमोसोम अभी फुली, कह रहा है क्रोमोसोम है फुली इलोंगेटेड होने से पहले मियोसिस टू शुरू होगी, क्योंकि अभी जो मेरा क्रोमोसोम का इलोंगेशन हुआ है, मेरा उसका कंडेंसेशन हुआ है, लेकिन फिर से होगा प्रोफेज टू में, फिर से होगा। अभी फुली इलोंगेटेड नहीं हुआ है ना। तो फुली इलोंगेटेड होने से पहले जो में है बिफोर मतलब पहले वो शुरू होगी, क्या शुरू होगी, मियोसिस टू शुरू होगी, है ना। इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस वन, मियोसिस टू रिसेम्बल्स एज अ नॉर्मल माइटोसिस, ठीक है। कह रहा है कि जो मेरा एनसीईआरटी, अब देखो सिंपल है एनसीईआरटी का क्लियर, ये कह रही है कि मेरा जो मियोसिस वन था कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस वन, मियोसिस वन मेरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, मियोसिस वन कॉम्प्लेक्स था, मियोसिस टू रिसेम्बल एज अ नॉर्मल टू माइटोसिस, मियोसिस टू कैसे किसके जैसा है, नॉर्मल टू माइटोसिस, जैसा माइटोसिस था वैसा मियोसिस टू है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, है ना। अब प्रोफेज टू में क्या होगा, देखो प्रोफेज टू में वही चीज़ें होंगी, है ना। प्रोफेज टू में मेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे इसको क्या समझो, लेट प्रोफेज में क्या होता था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होती थी तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी बाय द एंड ऑफ प्रोफेज। एंड ऑफ प्रोफेज का मतलब है लेट प्रोफेज, ठीक है। एंड ऑफ प्रोफेज टू में मेरी न्यूक्लियर मतलब गायब हो जाएगी, न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा, उससे अटैच न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन के ऑर्गेनल है वो गायब हो जाएंगे। द क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट
कॉम्पैक्ट, है ना, कॉम्पैक्ट कहो या कंडेंस कहो। कॉम्पैक्ट कहने का मतलब, कॉम्पैक्ट और कंडेंस दोनों का मतलब यही है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, द क्रोमोजोम अगेन, यही लाइन कही गई है, कह रहा है जो प्रोफेज 2 में मेरे जो क्रोमोजोम होंगे वो फिर से अगेन मतलब दोबारा बिकम कॉम्पैक्ट होंगे, मतलब दोबारा कंडेंस होंगे, है ना, उनका कंडेंसेशन हो चुका है लेकिन फिर से प्रोफेज 2 आई है ना, तो फिर से कंडेंसेशन होगा। तो यहाँ पे दो लाइन इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या होगा, एक यूजुअली बिफोर द क्रोमोजोम हैव, ये वाली लाइन, और एक ये वाली लाइन, ये दो इंपॉर्टेंट लाइन है प्रोफेज 2 में, कि प्रोफेज 2 में मेरा दोबारा क्रोमोजोम का अगेन कॉम्पैक्शन होगा और अगेन कंडेंसेशन होगा। और वो कब शुरू होगी, जब मेरा क्रोमोजोम का अभी फुली इलोंगेटेड होने से पहले प्रोफेज 2 मेरी शुरू हो जाएगी, मियोसिस 2 शुरू हो जाएगी। मेटाफेज 2 में सिमिलर बिल्कुल वैसा ही है। मेटाफेज 2 में एट दिस स्टेज द क्रोमोजोम अलाइंग एट द इक्वेटर, है ना, क्रोमोजोम मेरे इक्वेटर पे अलाइंग हो जाएंगे फिर से। अब मेरी दो सेल बन चुकी हैं, अब दो सेल के जो क्रोमोजोम होंगे वो इक्वेटर पे अलाइंग होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल चले जाएंगे फ्रॉम अपोजिट पोल से ऑफ द स्पिंडल, है ना, स्पिंडल फाइबर निकलेगी वहाँ से, गेट अटैच्ड होगी टू द काइंटोकोर ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड, है ना, काइंटोकोर ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड के काइंटोकोर से जुड़ेगी, ठीक है। फिर एनाफेज 2 आएगी। एनाफेज 2 में क्या होगा, इट बिगन्स, एनाफेज 2 शुरू होगी विद द साइमल्टेनियस का मतलब होता है साथ साथ में, साइमल्टेनियस का मतलब लिख लीजिए साथ साथ, तो इट बिगन्स विद द साइमल्टेनियस मतलब ये शुरू होगी, एनाफेज शुरू होगी साथ साथ स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लो कि अब देखो एनाफेज 2 ऑफ द मियोसिस 1 का एनाफेज 1 और मियोसिस 2 का एनाफेज 2, इसमें डिफरेंस समझो। यहाँ पे सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग होगी जो बच्चे, अब यहीं पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। एनाफेज 2 में मेरी स्प्लिटिंग होगी सेंट्रोमेयर की, मतलब अब यहाँ पे मेरे जो है क्रोमेटिड सेपरेट होने वाले हैं, ठीक है। अब मेरे क्या होंगे, जितने सेंट्रोमेयर उतने क्रोमोसोम। यहाँ पे क्या हुई थी, यहाँ याद रखना, मियोसिस 1 में मेरे सेंट्रोमेयर डिवाइड नहीं हुए थे, सेंट्रोमेयर का स्प्लिटेशन नहीं हुआ था, लेकिन जो मेरा एनाफेज 1 में मेरा सेंट्रोमेयर का स्प्लिटेशन नहीं हुआ था, यहाँ पे सेंट्रोमेयर डिवाइड नहीं करे थे। लेकिन जो एनाफेज 2 होगी यहाँ पे सेंट्रोमेयर का स्प्लिटिंग होगी, सेंट्रोमेयर डिवाइड होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होने हैं, यहाँ पे मेरे इस तरीके से क्रोमोसोम जो हो गए हैं वो दो सेल्स में चले गए हैं। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी, मतलब ये दोनों ही क्रोमेटेड अलग होंगे, अगले पार्ट में मेरे क्रोमेटेड अलग होंगे, ठीक है। तो इसको इसी वजह से क्या कहा गया है, जो मेरी मियोसिस 2 है बिल्कुल सेम है किसकी जैसी, मेटाफेज ऑफ थी, क्योंकि मेटाफेज में मेरी सेंट्रोमेयर अलग होते थे, यहाँ पे भी सेंट्रोमेयर अलग होंगे। तो ये चीज़ याद रखने वाली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनाफेज 2 में मेरे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर होगी। देखो यहाँ पे मियोसिस 2 को बिल्कुल आप ऐसा रट लो, मेरा जो एम फेज के मेटोटिक फेज के जो मेरे जितने फेजेस थे वो बिल्कुल मियोसिस 2 भी मेरा वैसा ही है, ठीक है। वो याद है तो मियोसिस 2 भी आपको याद है, बस मेरा मियोसिस 1 अलग है, मियोसिस 1 मेरा पूरा टोटली डिफरेंट है। तो एनाफेज 2 में मेरा क्या होगा, साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ में स्प्लिटिंग होगी सेंट्रोमेयर की ऑफ ईच क्रोमोसोम, जितने भी क्रोमोसोम है विच वाज होल्डिंग टू सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर, है ना, वो क्रोमोसोम जिनके पास जो पकड़े हुए हैं सिस्टर क्रोमेटिड को अपने साथ होल्ड करे हुए सिस्टर क्रोमेटिड को, उनके सेंट्रोमेयर अलग होंगे। अलाउइंग देम टू मूव, वो क्या करेंगे, अलाउ करेंगे देम मूव करने के लिए, टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल पर जाएंगे, और दिस सेल अपने सेल के अपोजिट पोल पर चले जाने लगेंगे। एनाफेज में क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर और क्रोमेटिड अलग होते जाएंगे बाय शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अटैच्ड टू द काइनेटोकोर। अब ये एक नई लाइन आ गई, है ना, वहाँ पे भी ये चीज़ होगी। अब देखो जो एनाफेज में जो मेरे मतलब जो स्पिंडल फाइबर जो मेरे क्रोमोसोम को या क्रोमेटिड को घसीटते हैं, मतलब अपोजिट पोल पे ले जाते हैं, तो वो क्या होता है वहाँ पे जो मेरे जो स्पिंडल फाइबर होती है उसकी शॉर्ट, देखो माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे लिखा हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल का मतलब स्पिंडल फाइबर, है ना, स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल के ही तो बने थे। तो माइक्रोट्यूब्यूल क्या होंगे, शॉर्ट होंगे, मतलब छोटे होंगे, शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, है ना। एनाफेज में क्या होंगी, जब मेरे माइक्रोट्यूब्यूल जाके काइनेटोकोर से जुड़ेंगे, तो काइनेटोकोर से जुड़ने के बाद मेरे क्रोमेटिड को घसीटेंगे, है ना। मियोसिस 1 की बात करें अगर एनाफेज के, तो क्रोमोसोम को घसीटेंगे। तो घसीटने का मतलब क्या, वो पोल की तरफ लेकर के आएंगे, अपोजिट पोल की तरफ लेकर के आएंगे, मतलब क्या होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल कैसे लेकर के आएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल मतलब स्पिंडल फाइबर छोटे होते जाएंगे। अगर वो लॉन्ग है, है ना, अगर वो लॉन्ग है तो वो धीरे धीरे क्या होगा, वो शॉर्ट होता जाएगा, जिसकी वजह से मेरा जो क्रोमेटिड है या क्रोमोसोम है वो पोल की तरफ घसीटता चला आएगा, ठीक है। तो शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल होगी जो किससे जुड़े हुए, अटैच टू द काइनेटोकोर्स। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, टीलोफेज 2 आएगी।
टीलोफेज 2 के अंदर मेरा मियोसिस एंड्स विद द टीलोफेज 2। तो मियोसिस 2 जो मेरी ख़त्म होगी किस पे, टीलोफेज 2 पे ख़त्म होगी। इन विच द टू ग्रुप ऑफ क्रोमोजोम, है ना, यहाँ पे क्या होंगे, दो ग्रुप ऑफ क्रोमोजोम वंस अगेन गेट इनक्लोज्ड बाय द न्यूक्लियर एनवेलप। अब देखो टीलोफेज को हम लोग क्या कहते हैं, टीलोफेज इज अ रिवर्स ऑफ प्रोफेज। टीलोफेज इज अ रिवर्स ऑफ प्रोफेज। टीलोफेज में वो चीज़ें होंगी जो प्रोफेज में हुई थी उसके उल्टा होंगी, है ना। वहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप गायब हुआ था तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप फिर से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप मेरा दोबारा बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इनक्लोज्ड बाय द न्यूक्लियर एनवेलप। इनक्लोज्ड का मतलब होता है जुड़ना बाय न्यूक्लियर एनवेलप। तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप मतलब न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पे फिर से रिफॉर्म होंगे, दोबारा बनेंगे। फिर इसके बाद क्या होगी, इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, मतलब सेल डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये सारे जो मेरे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसको याद रखना, ये सारे कैरियोकाइनेसिस के स्टेजेस थे। मतलब यहाँ पे मेरी न्यूक्लियस की बात चल रही थी, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे थे। अब साइटोकाइनेसिस होगी तो साइटोकाइनेसिस फॉलोज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स। अब देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो दो सेल थे, अब दो सेल से मेरी चार सेल, टेट्राड का मतलब होता है चार सेल बनने वाली हैं। तो क्या होगा, साइटोकाइनेसिस फॉलो करेगी, रिजल्टिंग मतलब वो रिजल्ट देगी, क्या देगी, इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स। मतलब साइटोकाइनेसिस से मेरे चार सेल बन जाएंगे। ठीक है, चार सेल बन जाएंगे, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स उन्होंने, और उनको हम क्या कहेंगे, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, जिनके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होगा, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरा ये है, जैसे अब हम समझते हैं कि वो जो मेरी दोनों सेल्स थी, है ना, जो मेरी टीलोफेज 2 से, टीलोफेज 1 से निकल के कहाँ आई थी, प्रोफेज 2 में इंटर करी थी। तो वो दोनों हैप्लॉइड सेल्स मेरी क्या जाएंगी, अब फिर से मेटाफेज 2 करेंगी तो मेटाफेज 2 में फिर से अलाइन होंगी। फिर एनाफेज 2 करेंगी तो वो जो मेरे यहाँ पे सेंट्रोमेयर, देखो सेंट्रोमेयर मेरे स्प्लिट हो रहे हैं, तो सेंट्रोमेयर का स्प्लिशन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ मेरी जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेपरेट हो जाएंगी क्योंकि सेंट्रोमेयर सेपरेट हो गए। ठीक है, अब इनके चारों तरफ न्यूक्लियर मतलब रिफॉर्म होगा, दोबारा बनेगा। तो टीलोफेज 2 के अंदर क्या होगा, मेरी चार हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, टीलोफेज 2 के अंदर मेरी चार हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाएंगी। और ये क्या होंगी, जब साइटोकाइनेसिस, इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी तो टीलोफेज 2 के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी और साइटोकाइनेसिस के बाद मेरी चार हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाएंगी। अब लास्ट है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की, माइटोसिस की क्या इंपॉर्टेंस है, माइटोसिस कहाँ पे होती है, किस जगह पे होती है, कौन कौन। इसी तरीके से मियोसिस के भी सिग्निफिकेंस है, उसकी भी कुछ इंपॉर्टेंस है ना, उसके भी कुछ इंपॉर्टेंस है कि मियोसिस कहाँ पे होती है। तो कह रहा है मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच द कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज, है ना। अब देखो क्या कह रहा है एनसीईआरटी, कह रही है जो मेरी मियोसिस होती है इज़ द मैकेनिज़्म, ये मैकेनिज़्म है जिसके द्वारा बाय विच कंजर्वेशन। अब देखो कंजर्वेशन का मतलब हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कंजर्वेशन का मतलब होता है कंजर्व करना, है ना, किसी चीज़ को कंजर्व करना, किसी चीज़ को स्टोर करना, है ना। कंजर्वेशन किसका, कंजर्वेशन ऑफ अ स्पेसिफिक, एक यूनिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ अ ईच स्पीशीज़, है ना, कि हर एक स्पीशीज़ में मियोसिस क्या करती है, मियोसिस क्या करती है, वो कंजर्व करती है स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर को ऑफ अ ईच स्पीशीज़, है ना, हर एक स्पीशीज़ में, चाहे वो प्लांट की स्पीशीज़ हो चाहे एनिमल की स्पीशीज़ हो। मतलब अगर गैमीट बनना है तो उस स्पीशीज़ के अंदर क्या करेगी, क्रोमोसोम का नंबर, एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर को कंजर्व करेगी, है ना, जो कि जो अचीव्ड होगा अक्रॉस जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। मियोसिस कहाँ होती थी, मियोसिस मेरी मियोसिस जो होती है वो किन ऑर्गेनिज्म में होती है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, है ना। वो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल जो कि क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में मेरी मियोसिस होती है। और मियोसिस जो होती है वो एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा, है ना, मैकेनिज्म बाय विच, इस मैकेनिज्म मतलब मियोसिस के द्वारा मेन कौन सी चीज़ होती है, इसमें मेरा जो होता है वो कंजर्वेशन होता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है कोई चीज़ सेम रहना, कंजर्व रहना मतलब बदलना ना, है ना, किसी चीज़ में चेंज ना आना, वो चीज़ कंजर्व रहना, कांस्टेंट रहना, यूनिफॉर्म रहना, है ना। तो कंजर्व रहना, किस में कंजर्व रहना, मतलब जो मियोसिस इज़ द मैकेनिज्म, मियोसिस एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा मेरा कंजर्वेशन होता है, किसका, ऑफ अ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर का,
है ना। स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर का मतलब क्या है, जो मेरे 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो ये मेरे ह्यूमन बीइंग के लिए होते हैं, है ना। ह्यूमन बीइंग के लिए जो 46 ये नंबर है, ये क्या है, स्पेसिफिक नंबर है। हाँ, तो ये क्या है कि स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर क्यों कहा गया है, एनसीईआरटी ने स्पेसिफिक क्यों कहा है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का जो क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो स्पेसिफिक होता है। जैसे हमें ह्यूमन का मालूम है 46 क्रोमोसोम स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, डिप्लॉयड अगर हम बात करें। और अगर हमने पढ़ा था एक्सेप्शन में कि मेरा जो मेल हनी बी होता है, मेल हनी बी में क्या होता है, मेरे 16 क्रोमोसोम होते हैं, और जो मेरी फीमेल हनी बी होती है उसमें 32 क्रोमोसोम होते हैं। इसी तरीके से हमने जो अनियन सेल पढ़ी थी, अनियन जो हमने अनियन की प्लांट में अगर हम अनियन सेल्स पढ़ते हैं तो उनके अंदर भी स्पेसिफिक मेरे क्रोमोसोम नंबर होते हैं। तो हर एक ऑर्गेनिज्म में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो स्पेसिफिक होता है, इस वजह से स्पेसिफिक कहा है एनसीईआरटी ने। और कंजर्व क्यों कहा है, क्यों, क्योंकि मेरा जो 46, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो 46 ही रहेगा, 46 से मेरा 47 या 48 या 49 ऐसे नहीं रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब कंजर्व रहेगा, है ना। तो जो मेरा मियोसिस होता है वो क्या करता है, कंजर्व करता है स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर को, किसके अंदर, ऑफ ईच स्पीशीज़, है ना। स्पीशीज़ मतलब जितने भी मेरी स्पीशीज़ है, चाहे वो ह्यूमन की हो, चाहे वो प्लांट की हो, चाहे एनिमल की हो, चाहे वो लोअर ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म, किसी भी स्पीशीज़ हो, जो और वो स्पीशीज़ जो मेरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हो, मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी चाहिए, वो उनके अंदर जो मियोसिस होता है वो मेरा क्रोमोसोम के नंबर को कंजर्व करता है। इवन तो द प्रोसेस पर अब क्या कह रहा है, कह रहा है इवन दो द प्रोसेस मतलब जो ये मियोसिस है, बेसिकली कह रहा है कि मेरा जो बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है मियोसिस, ये क्या करता है, पैराडॉक्सली का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट करना, मतलब वो कॉन्ट्राडिक्ट करना, मतलब जो मियोसिस है मेरा, वो जो एक प्रोसेस है वो क्या करता है, वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मतलब पैराडॉक्सली का मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्या करता है, रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मतलब रिजल्ट दिखाता है इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, क्या करके दिखाता है वो हमें, कि वो क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर देता है ना, वो आधा कर देता है, 46 से 23 क्रोमोसोम कर देता है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द जेनेटिक वेराइबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मतलब जो हम लोगों ने मियोसिस पढ़ी उसका इम्पॉर्टेंट क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। मियोसिस की वजह से पहला जो मेन सिग्निफिकेंस है वो मियोसिस की वजह से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है ना। जो अब ऑर्गेनिज्म बनता है, अब देखो मियोसिस की इम्पोर्टेंट समझो, कितना इम्पोर्टेंट है मियोसिस। अगर मियोसिस नहीं होता तो सारे ऑर्गेनिज्म सिमिलर होते, है ना, सब सिमिलर होती, मतलब सबके अंदर एक नया ऑर्गेनिज्म बनता ही ना, गैमीट ही ना बनता, तो एक नया ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस होता। तो उनके अंदर वेरिएबिलिटी कैसे देखने को मिलती, वेरिएबिलिटी का मतलब होता है भिन्नता। हर एक इंसान एक दूसरे से अलग क्यों है, उनके अंदर वेरिएबिलिटी है, उनके अंदर, उनके जीन के अंदर जो उनका जेनेटिक मटेरियल है, उनके जेनेटिक मटेरियल में वेरिएबिलिटी आती है, किस वजह से, मियोसिस की वजह से, है ना। एक फादर से और एक मदर से जो हम लोगों का गैमीट बन के आता है, वो आपस में फ्यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है ना। तो मेरा वो प्रोसेस क्या होता है, जो जो मेरी गैमीट बनने का प्रोसेस, वो मियोसिस है। तो मियोसिस मेरी गैमीट प्रोड्यूस करती है, तो वही गैमीट जाकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, मेरी जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, मतलब जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो जीन्स आते हैं मदर से और फादर से, वो भिन्नता लाते हैं, वेरिएबिलिटी लाते हैं एक नए ऑर्गेनिज्म में, मतलब वो मेरा नया ऑर्गेनिज्म बिल्कुल अलग होता है अपने पेरेंट्स से, तो उसमें वेरिएबिलिटी आती है इन द किसमें, इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर ह्यूमन बीइंग भी आ जाएंगे, एनिमल भी आएंगे, प्लांट भी आएंगे। तो पॉपुलेशन मतलब होता है नंबर्स ऑफ, मिलियंस ऑफ नंबर, मतलब मिलियंस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, किसमें, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब फ्रॉम, अगर एक जनरेशन से मेरी एक नया ऑर्गेनिज्म बना है, तो जो ऑर्गेनिज्म बना है वो आगे जा करके फिर मेरा एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा, और फिर ऐसे करके फिर वो एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे करते 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 मेरे नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते जाएंगे, एक जनरेशन से मेरी नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी उसमें नए ऑर्गेनिज्म बनते जाएंगे, है ना। एक पॉपुलेशन बन जाएगी, एक नंबर ऑफ मिलियन ऑफ पॉपुलेशन बन जाएगी ऑर्गेनिज्म में,
जिनमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी, मतलब जीन्स के अंदर जो उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो डिफरेंट हो जाएगी अपने पेरेंट्स से, वो अपने पेरेंट्स से एकदम डिफरेंट दिखेंगे। तो किस वजह से हो रहा है कि वो मियोसिस की वजह से हो रहा है। अगर गैमीट ही ना बन पाती तो कैसे ये आगे फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन होता है ना। तो कितना बड़ा रोल है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मतलब मियोसिस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नया वेरिएबिलिटी, मतलब पॉपुलेशन में पूरे पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में भिन्नता लाना, सबका अलग दिखना, है ना, जीन्स की वेरिएबिलिटी की वजह से। तो ये सिग्निफिकेंस है मियोसिस का। और क्या कह रहा है, वेरिएशन, वेरिएशन मतलब बदलाव, है ना। वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। और ये जो जो हम लोगों जो एक दूसरे से लोग अलग हैं, वो मतलब अलग है, वो उनके बीच में जो डिफरेंस है, जो वेरिएशन है, वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ये जो मेरा वेरिएशन आता है, जो भिन्नता आती है ना, इनको हम पढ़ते हैं एवोल्यूशन में। मतलब जो 12th का चैप्टर होता है एवोल्यूशन, उनके अंदर पढ़ाया जाता है कि कैसे धीरे धीरे करके, मतलब जो एक जो मंकीज से धीरे धीरे करके एक पूरा ह्यूमन बीइंग क्रिएट हो गया। तो मेरा जो मंकीज होते हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब उनके अंदर क्या हो रहा होता है, उनके अंदर जीन्स में वेरिएबिलिटी हो रही होती है, उनके जो बॉडी पार्ट्स है वो डेवलप्ड हो रहे होते हैं, ह्यूमन बीइंग ऐसे क्रिएट हो रहा होता है ना। तो ये सारा पूरा जो प्रोसेस है वेरिएशन में बदलाव लाना, वो इवोल्यूशन का प्रोसेस है। तो इसी वजह से इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस हो जाता है एवोल्यूशन का। लेकिन वेरिएशन हो किस वजह से रहा है, वो मेरा मियोसिस की वजह से हो रहा है। गैमीट्स ही बनने हैं, गैमीट्स मतलब मियोसिस ही है जो मेरा जेनेटिक वेरिएबिलिटी ला रही है। इसी वजह से मेरा एक नया ऑर्गेनिज्म बनना है, वेरिएशन आ रही है। और वेरिएशन जो मेरा है वो इंपॉर्टेंट रोल होता है मेरा किसका, एवोल्यूशन का। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस समझ में आ गया है ना। अब हम लोगों का क्या है, समरी। अब देखो जितना हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर का निचोड़ किसमें है, समरी में। अब हम समरी में पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे, और समरी में भी हमारी कुछ नई लाइंस भी आ जाती है। इसी वजह से हम लोगों को समरी को भी नहीं छोड़ना है, समरी को भी हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस सेल थ्योरी। अब पीछे जाओ एकदम, जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो सेल थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस करी थी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कहता था सेल थ्योरी, सेल अराइजेस कहती थी हमारी सेल थ्योरी हमें बताती थी कि जो सेल्स हैं वो ओरिजिनेट हुई हैं, वो अराइज हुई हैं कहाँ से, फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल्स, पुरानी सेल्स से, है ना। द प्रोसेस बाय विच दिस अकर्स, अब वो प्रोसेस जहाँ से ये सेल्स, मतलब कह रहा है सेल्स अराइज फ्रॉम एग्जिटिंग दी सेल्स, प्री एग्जिटिंग दी सेल्स बनती है। लेकिन सेल्स के बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है, विच इज अकर्स इज कॉल्ड द सेल डिवीजन, है ना। सेल थ्योरी हमें बताती थी कि जो एक नई सेल पुरानी सेल से बनती है, लेकिन ये सेल्स का बनना ये किस तरीके से बनी, सेल डिवीजन से बनेंगी ना। तो वो प्रोसेस कहलाता है सेल डिवीजन। एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड द जाइगोट, है ना। कि एक किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसकी ज़िंदगी, उसकी बॉडी बनना कहाँ से शुरू हुई थी, एक सेल से, एक सिंगल सेल से, जिसको हम कहते हैं जाइगोट, है ना। अब ये जाइगोट कैसे बना होगा, ये मेरे मियोसिस में जो गैमीट बने होंगे, वो गैमीट जा करके फर्टिलाइजेशन उन्होंने करा होगा, फिर वो दोनों ही गैमीट मेरे फ्यूज़ करके मेरा एक नया ऑर्गेनिज्म बना रहे होंगे जो जाइगोट। और इस जाइगोट के अंदर ही मेरी क्या आई होगी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आई होगी। मतलब ये जाइगोट जा करके मेरा आगे फर्दर इम्ब्रियो, इम्ब्रियो से मेरा फीटस, फीटस से फीटल से मेरा पूरा बेबी जो बन जाएगा। और उसमें क्या आएगी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी, मतलब उनमें भिन्नता आएगी, वो मेरा ऑर्गेनिज्म अलग होगा अपने पेरेंट्स से। सेल डिवीजन डज नॉट स्टॉप विद द फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर ऑर्गेनिज्म। अब देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन कह रहा है कि अगर हम देखें कि अगर मेरा जाइगोट बन गया, मतलब मेरी गैमीट बनी, ठीक है, मियोसिस से गैमीट बनी, फिर वो गैमीट आपस में फ्यूज़ कर गई, और उसके बाद फ्यूज़न के बाद जो मेरा जाइगोट बना। अब कह रहा है कि अगर वो जाइगोट का मतलब क्या है, मेरा एक मेच्योर, और फिर जाइगोट से क्या बनेगा, एक मेच्योर ऑर्गेनिज्म बना, मतलब एक बेबी बन गया, तो मेच्योर ऑर्गेनिज्म बन गया। तो क्या मेरी सेल जो डिवीजन होगी, सेल डिवीजन रुक जाएगी। एनसीईआरटी कह रही है कि आप में अगर मेरा जाइगोट बन गया, अगर जैसे मेरा मैच्योर ऑर्गेनिज्म बन गया, कि मियोसिस क्या एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता था, तो अगर वो नया ऑर्गेनिज्म बन गया तो सेल डिवीजन क्या रुक जाएगी, नहीं, है ना। बट कंटिन्यू थ्रू आउट देयर लाइफ। लेकिन जो मेरा नया ऑर्गेनिज्म बना है उसके अंदर भी मेरी सेल डिवीजन होगी, मतलब सेल डिवीजन पूरी ज़िंदगी चलती रहेगी थ्रू आउट देयर लाइफ। सेल डिवीजन, अब जो नया ऑर्गेनिज्म बना उसको भी तो बड़ा होना है, उसके अंदर भी तो ग्रोथ होनी है। तो सेल डिवीजन मतलब माइटोटिक डिवीजन होगी। अब माइटोटिक डिवीजन होगी तो वो नन्हा सा बेबी भी धीरे धीरे करके बड़ा होगा, ग्रो होगा। तो ग्रोथ का जो रीज़न, ग्रोथ को करने के लिए भी तो उसके अंदर होगी। तो मतलब मेरा सेल डिवीजन तो चलता रहेगा थ्रू आउट देयर लाइफ, है ना, वो स्टॉप नहीं होगा।
क्या कह रहा है नेक्स्ट, क्या कह रहा है, द स्टेज थ्रू विच अ सेल पासेस फ्रॉम वन डिवीजन टू नेक्स्ट इज कॉल्ड द सेल साइकिल। ठीक है, तो कह रहा है वो प्रोसेस है ना, यहाँ पे वन डिवीजन टू नेक्स्ट इज कॉल्ड द सेल साइकिल। सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस कॉल्ड द इंटरफेस। ठीक है, अब ये मेरा पूरा चैप्टर का समरी है। तो कह रहा है मेरा जो सेल साइकिल था उसके दो फेजेस। इंटरफेस, इंटरफेस अ पीरियड ऑफ प्रिपरेशन, है ना। फर्स्ट कौन सा फेज है मेरा, इंटरफेस। इंटरफेस है अ पीरियड ऑफ प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन, यहाँ पे सेल क्या करती है, प्रिपेयर करती है। एंड सेकेंड फेज है मेरा माइटोसिस, जिसे एम फेज कहते हैं, द एक्चुअल पीरियड ऑफ सेल डिवीजन, जहाँ पे सेल डिवीजन होती है। इंटरफेज इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू G1, S एंड G2। G1 क्या है, G1 फेज इज द पीरियड व्हेन द सेल ग्रोज एंड कैरीज आउट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। जीवन में क्या होता है, जीवन में मेरी सेल ग्रो करती है। सेल ग्रोथ जहाँ पर भी आए, सेल ग्रोथ का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, मतलब साइटोप्लाज्मिक बढ़ेगा। अब यहाँ पे सेल ग्रो करेगी तो क्या सेल में, सेल की जो एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म मतलब जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शन, वो बंद हो जाएंगी, नहीं। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म मेरा उसके अंदर होगा, सेल मेटाबॉलिक एक्टिव रहेगी मेरी थ्रू आउट देयर सेल साइकिल। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल डुप्लीकेशन ऑल्सो अकर्स, तो जीवन में क्या होगा, मेरे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल लाइक मेरे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल है वो सारे मेरे डुप्लीकेट होंगे, अकर ड्यूरिंग दिस फेज। फिर आएगी एस फेज। एस फेज करेगी मार्क्स द फेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। डीएनए रेप्लिकेट करेगा, दो क्रोमोसोम रेप्लिकेट करेंगे। फिर आएगी G2 फेज। G2 फेज इज द फेज ऑफ G2 फेज इज द पीरियड ऑफ अ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। ठीक है, G2 फेज में क्या होगा, मेरा साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी, साइटोप्लाज्म इंक्रीज करता रहेगा। देखो साइटोप्लाज्म मेरा G1, S और G2 में, तीनों में मेरा कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी, ये याद रखना। चाहे वो G1 हो, S हो, G2 हो, मेरा साइटोप्लाज्म बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तभी तो, यही तो रीज़न है सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन क्यों होती है, क्योंकि साइटोप्लाज्म इतना बढ़ जाता है तो न्यूक्लियस मेरा साइटोप्लाज्म के रेशियो को संभाल नहीं पाता है। इसके बाद जो G2 के पास मेरी एम फेज आती है तो उसमें क्या करता है, मेरा जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड कर जाता है ना, कैरियोकाइनेसिस से शुरू हो जाती है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस मेरा उसकी वो साइटोप्लाज्म की एक्टिविटी को संभाल नहीं पाता है। तो मेरा साइटोप्लाज्म कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक कि मेरी इंटरफेस खत्म नहीं होगा। थ्रू आउट द इंटरफेस मेरा साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी, है ना। फिर कह रहा है माइटोसिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 4 स्टेजेस, नेमली द प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। क्रोमोसोम कंडेंसेशन, है ना, क्रोमोसोम कंडेंसेशन कहाँ होगी, क्रोमोसोम कंडेंसेशन अकर्स ड्यूरिंग दी प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज मेरा जाना जाता है क्रोमोसोम के कंडेंसेशन के लिए। साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ में, द सेंट्रियोल मूव टू द अपोजिट पोल। ठीक है, फिर साथ साथ में मेरे प्रोफेज में क्या होगा, अपोजिट पोल पे मेरे जो सेंट्रियोल वो चले जाएंगे। द न्यूक्लियर एनवलप ऑफ द न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगी। ये कहाँ होगा मेरा, सारे मेरे जो लेट प्रोफेज में, लेट प्रोफेज की फीचर हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, वो आप लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। न्यूक्लियर एनवलप एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर, ये कहाँ होगा, लेट प्रोफेज में। एंड द स्पिंडल फाइबर स्टार्ट अपियरिंग। अपियरिंग का मतलब होता है दिखना, है ना, अपियर होंगी, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन शुरू होगा। ठीक है, अपियर करेंगी, यहाँ पे CDS होगी, है ना, निमोनिक याद रखना, CDS। प्रोफेज में क्या होता है, CDS। मेटाफेज इज मार्क्ड बाय द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द इक्वेटोरियल प्लेट ड्यूरिंग एनाफेज। मेटाफेज हो गया, ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर डिवाइडेड। अब मेरे क्या होंगे, अब देखो एमफेज की बात हो रही है, माइटोसिस की बात हो रही है, तो सेंट्रोमियर डिवाइड करेंगे। ठीक है, एंड द क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द अपोजिट पोल, और दोनों पोल पे मेरी क्रोमेटिड चली जाएंगी। और वंस द क्रोमेटिड रीच द 2 पोल्स, है ना, अब मेरी क्रोमेटिड रीच द 2 पोल्स पे चली गई है। अब उन क्रोमेटिड को हम क्या कहने लगेंगे, इंडिविजुअल क्रोमोसोम कहने लगेंगे। द क्रोमोसोमल इलोंगेशन स्टार्ट्स, है ना, अब यहाँ पे क्रोमोसोमल इलोंगेशन शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर। ठीक है, अब मेरी क्या हो रही है यहाँ पे, एनाफेज के बाद ये आ रही है, ये जो मेरा फीचर बताया गया है, द क्रोमोसोमल इलोंगेशन स्टार्ट एंड न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिपेयर, ये टीलोफेज का फीचर है। ठीक है, इट इज़ द फीचर ऑफ टीलोफेज, क्योंकि दिस स्टेज इज कॉल्ड द टीलोफेज, है ना, क्योंकि टीलोफेज को हमने क्या कहा था, रिवर्स ऑफ प्रोफेज। जो मेरी प्रोफेज में होती हैं उसकी उल्टा मेरी टीलोफेज में होंगी। प्रोफेज में मेरा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सब गायब हुई थी, तो टीलोफेज में मेरी न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये वापस आ जाएंगी, रिफॉर्म हो जाएंगी। न्यूक्लियर
डिवीजन इज देन फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब कैरियोकाइनेसिस है ना, तो कैरियोकाइनेसिस किसको फॉलो करेगी, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्मिक को, मतलब साइटोकाइनेसिस को फॉलो करेगी। एंड इज मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो जिसको क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस दस इज द इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस को क्या कहा गया, इक्वेशनल डिवीजन कहा गया है, इन विच द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब होता है सेम, यूनिफॉर्म रहेंगे इन द डॉटर सेल, ठीक है। फिर कह रहा है मेरा इन कॉन्ट्रास्ट टू माइटोसिस, मियोसिस, अब मियोसिस के बारे में बता रहा है, मियोसिस अकर्स इन द डिप्लॉइड सेल्स, स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स। ये डिप्लॉइड सेल्स कौन से, स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स, विच आर डिजाइंड है ना, विच आर डिजाइंड टू फॉर्म गैमीट्स, है ना। कह रहे हैं यहाँ पे जो मियोसिस मेरी स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स में होती है, और ये स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि वो आगे जा कर के मेरे गैमीट बनाए, है ना। उनका डिज़ाइन ऐसा है कि वो आगे जा कर के गैमीट बनाए। इट इज़ कॉल्ड द रिडक्शनल डिवीजन, है ना। मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन, सिंस इट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, है ना। वाइल मेकिंग द गैमीट्स, जो क्या बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, व्हेन द टू, क्या है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जब द टू गैमीट्स फ्यूज करते हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब दो गैमीट्स फ्यूज करते हैं, द क्रोमोसोम नंबर इज रिस्टोर्ड, है ना। रिस्टोर्ड कौन करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, एन और एन मिलकर के 2n फिर बन जाता है, टू द वैल्यू इन पेरेंट, है ना। जैसे पेरेंट की वैल्यू थी, मतलब जो पेरेंट में क्रोमोसोम की वैल्यू थी, वो मेरी फिर से जो आगे जाकर के मेरा जाइगोट बनता है, ऑफस्प्रिंग बनता है, उसमें फिर से वो वैल्यू रिक्रिएट हो जाती है, रिस्टोर्ड हो जाती है। मियोसिस इज डिवाइडेड इंटू टू फेजेस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इन द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन द होमोलगस क्रोमोसोम पेयर टू फॉर्म बाइवेलेंट्स, ठीक है। अब कह रहा है कि मेरा जो इन द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्या होता है, होमोलगस क्रोमोसोम पेयर्ड करते हैं तो फॉर्म बाइवेलेंट बनाते हैं। मतलब ये कौन सी फेज की बात कर रहा है, ये मेरा है लिप्टोटीन, नहीं जाइगोटीन। लिप्टोटीन में तो कॉम्पैक्शन होता है ना। कह रहा है मेरे जो होमोलगस क्रोमोसोम पेयर टू बाइवेलेंट कहाँ बनते हैं, बाइवेलेंट मेरे बनते हैं लिप्टोटीन के अंदर, ठीक है। लिप्टोटीन के अंदर मेरे बाइवेलेंट, ठीक है, सॉरी मेरे लिप्टोटीन में नहीं होंगे, लिप्टोटीन में मेरा कॉम्पैक्शन होता है। जाइगोटीन में मेरे क्या बनते हैं, बाइवेलेंट बन जाते हैं। तो बाइवेलेंट कहाँ देखने को मिलेंगे, मुझे जाइगोटीन में देखने को मिलेंगे। एंड अंडरगो क्रॉसिंग ओवर कहाँ होगी, बताइए, क्रॉसिंग ओवर होगी मेरी कहाँ पे, पैकेटीन में, ठीक है। लिप्टोटीन में पास आए, जाइगोटीन में सिनेप्सिस हुई, मतलब पेयरिंग हुई, मतलब बाइवेलेंट बने, फिर पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर हुई, है ना। फिर पैकेटीन के बाद मेरी जो फिर पैकेटीन के बाद मेरी डिप्लोटीन के बाद मेरा सेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स घुल गया, मेरे जो होमोलगस क्रोमोसोम थे वो सेपरेट हो गए, लेकिन एक्स शेप का जो स्ट्रक्चर था, मतलब जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुई थी वहाँ वो अलग नहीं हुए, उस स्ट्रक्चर को हम लोग चियाज़माटा कहने लगे, है ना। उसके बाद मेरे डिप्लोटीन के बाद मेरी डाइकाइनेसिस हुई, डाइकाइनेसिस के अंदर क्या हुआ, मेरा जो मेरा एक्स शेप का स्ट्रक्चर था वो भी सेपरेट हो गए, है ना। और मेरा क्या हो गया, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़माटा का टर्मिनलाइजेशन हो गया, मतलब जो बाइवेलेंट थे वो भी सेपरेट हो गए, ठीक है। मियोसिस 1 हैज़ अ लॉन्ग प्रोफेस, मियोसिस 1 बहुत लंबा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोफेस 1 होता है बहुत लंबा होता है, विच इज़ डिवाइडेड फर्दर इंटू 5 फेजेस। जो प्रोफेस को फिर से 5 फेजेस में डिवाइड किया गया है। दीज आर लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ड्यूरिंग द मेटाफेज 1 द बाइवेलेंट अरेंज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। दिस इज फॉलोड बाय एनाफेज 1 इन विच, अब एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज 1 में मेरा इन विच अ होमोलगस क्रोमोसोम, ठीक है, वहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड, यहाँ पे होमोलगस क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पोल्स विद बोथ देयर क्रोमेटिड्स, ईच पोल रिसीव हाफ द क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। अब ये ईच पोल रिसीव द हाफ द क्रोमोसोम नंबर, अब हाफ द क्रोमोसोम नंबर की वजह से ही क्या हो जाएगा, मेरा जो डिप्लॉइड सेल थी वो हैप्लॉइड में बदल गई, ठीक है। हाफ द नंबर, अब मेरी जो ईच पोल मतलब दो अपोजिट पोल वो क्या करेंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को अपनी तरफ घसीटेंगे, मतलब कंटेन करेंगे, जिसकी वजह से जब सेल डिवाइड होगी तो उसमें एन नंबर मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाएंगे और वो हैप्लॉइड बन जाएगी of the parent cell in telophase 1 the nuclear membrane and nucleolus reappear, क्योंकि telophase 1 को हमने क्या कहा था, it is the prophase of a dikinesis, है ना। प्रोफेज की डाइकाइनेसिस स्टेज की तरह मेरा टीलोफेज 1 होता है। मियोसिस
मियोसिस 2 इज सिमिलर लाइक माइटोसिस। मियोसिस मेरा जो मियोसिस 2 है बिल्कुल माइटोसिस की तरह है ड्यूरिंग एनाफेज 2 द सिस्टर क्रोमैटिड। अब एनाफेज 2 में बिल्कुल मेरा वैसे ही होगा जैसे माइटोसिस में हुआ था, तो माइटोसिस के एनाफेज 2 में हुआ था तो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट करेंगी। दस एट द एंड ऑफ मियोसिस, जैसे ही मेरा मियोसिस 2 खत्म होगा, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड और मेरी 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी। तो अब मेरा यहाँ पे मेरा चैप्टर